हम लोग बात करने वाले थे आपराधिक मानववध और हत्या, इसके बीच फर्क, इसके बीच अंतर क्या है, इस पर बात होनी थी। नॉर्मली आप ये मान लेते हैं और ऐसा ही आपको सब बताते भी हैं। सबसे मेरा तात्पर्य ये है, अधिकांश कि आपराधिक मनोवध में आशय होता है और हत्या में आशय नहीं होता। ये बात एकदम सिरे से झूठ है, क्योंकि सीधी बात है, आपराधिक मानववध ही हत्या है। जब तक आपराधिक मानववध नहीं, तब तक हत्या का कोई सवाल उठता ही नहीं। पहले बात आपराधिक मनोवध इसमें आएगी, उसके बाद अगर का, खा, गा और घा इनमें से किसी एक स्थिति के अंतर्गत या एक से अधिक स्थितियों के अंतर्गत बात आ गई तो मामला हत्या का माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आशय, इसके आधार पर कोई फर्क किया जा सकता है, यह संभव नहीं। क्योंकि जब आप धारा 100 पढ़ते हैं तो उसके ओपनिंग वर्ड्स यही कहते हैं कि आपराधिक मानववध ये हत्या है यदि जो मानव मृत्यु वो किसी ऐसे काम के परिणाम स्वरूप घटित हो जिसे मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। और जब आप हत्या की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो भी जो ओपनिंग वर्ड्स वो ये कहते हैं कि हत्या आपराधिक मानववध है जो निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक में किया गया है। और जब आप दशाएं पढ़ना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली दशा आती है वो कहता है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। इसका मतलब ही यह हो गया कि आशय, इस आधार पर आपराधिक मानववध और हत्या के बीच अंतर करना और यह कहना कि आपराधिक मानववध में आशय नहीं होता और हत्या में आशय होता है, यह बात पूरी तरह गलत सिद्ध होती है। ठीक है, इस आधार पर कोई अंतर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों परिभाषाओं पहली नजर में जब देखा जाएगा तो पहली ही नजर में यह बात तय हो जाती है कि आशय तो दोनों जगह मौजूद है। इसलिए आप ये तो कह ही नहीं सकते कि आपराधिक मानववध में आशय नहीं होता और हत्या में आशय होता है। इस प्रकार का कोई अंतर ये नहीं कर सकते। हां, ये ठीक है कि इसके बाद भी आपराधिक मानववध और हत्या, इसके बीच एक फर्क है। और वो फर्क अगर आप हत्या की परिभाषा को दृष्टांतों के साथ पढ़ें तो बात एकदम क्लियर हो जाती है। वो बात हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक चीज आप और समझ लें, तब बात को समझने में ज्यादा आसानी होगी। अगर आपका किसी काम को करने का आशय है तो आपके कार्य से वो पर काम हो सकता है, इसका ज्ञान आपको अवश्य रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं, यानी आपका यह आशय है कि हम मिस्टर एक्स की मृत्यु कारित कर दें अपने कार्य के परिणाम स्वरूप, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली यह पता रहेगा कि हम जो काम करने जा रहे हैं मिस्टर एक्स की मृत्यु के परिणाम को प्राप्त करने के लिए, वो परिणाम
हमें मेरे काम के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज आप साशय मिस्टर एक्स की मृत्यु कारित करने वाला काम कर ही नहीं सकते। यानी जब भी आप किसी काम को करने का आशय रखेंगे तो आपके काम से वो काम हो सकता है, इसकी जानकारी, इसका ज्ञान आप में अवश्य रहेगा। ठीक है। दूसरी बात यह हो सकता है कि आपको ज्ञान रहे कि मेरे इस काम से अमुक परिणाम घट सकते हैं, लेकिन फिर भी आप में उन परिणामों को घटित करने का आशय यह मौजूद न हो। यह संभव है। आपको मालूम है कि धक्का लगने से या कोई बैठने जा रहा है, उसकी कुर्सी पीछे खींच लेने से वो गिर सकता है, और गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी ये भी टूट सकती है, और रीढ़ की हड्डी टूट जाने के परिणाम स्वरूप वो अपाहिज और अपंग की दशा में पूरे जीवन के लिए लाचार हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी यह संभव है कि कुर्सी खींचने के समय आपका यह आशय बिल्कुल न हो कि वो इस प्रकार गिरे और अपंग का जीवन जिए। यानी यह संभव है कि आपको कार्य के परिणामों का ज्ञान हो, लेकिन कार्य से जो परिणाम आ सकते हैं उन्हें उत्पन्न करने का आशय यह न हो। लेकिन यह असंभव है कि अगर किसी काम को करने का आशय यह आप में मौजूद है तो उस काम से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनका ज्ञान आपको न हो। यह असंभव है, क्योंकि आप किसी काम को साशय करते ही तब हैं जब आपको अपने काम से उत्पन्न होने वाले परिणामों का ज्ञान होता है, तभी आप किसी काम को आशय पूर्वक करते हैं, अन्यथा करेंगे ही नहीं। तो एक बात तय हो जाती है कि अगर आशय मौजूद है तो ज्ञान कार्य के संभावित परिणाम का आप में रहेगा। ज्ञान ऐसा हो सकता है जो आशय से समर्थित न हो। ठीक है। ज्ञान तो अकेला भी हो सकता है, लेकिन आशय अकेला नहीं हो सकता। अब आप हत्या जिन कामों के परिणाम स्वरूप घटित होती है उनमें से एक एक को देखें। ठीक है। तो दिखाई यह देगा कि हत्या को गठित करने वाले चारों प्रकार के कामों में कर्ता में इस स्तर का ज्ञान मौजूद है। ठीक है, कि उसका कार्य स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति की मृत्यु के परिणाम को ही उत्पन्न करेगा। आप एक एक खंड को देखते चले जाएं तो प्रत्येक खंड में आपको यह दिखाई देगा कि कार्य के कर्ता में कार्य के जो स्वाभाविक परिणाम है उनका ज्ञान ये मौजूद है। कार्य का कर्ता ये जानता है कि उसके कार्य का जो स्वाभाविक परिणाम होगा, जो नेचुरल रिजल्ट होगा, वो किसी की मृत्यु ही होगा। ठीक है। और अगर किसी की मृत्यु घटित नहीं होती उसके कार्य के परिणाम स्वरूप, तो ये उस व्यक्ति का अपना भाग्य होगा। कार्य का कर्ता अपने कृत्य के माध्यम से उसकी मृत्यु घटित करने में कोई किसी किस्म की
कोताही या कमी ये नहीं छोड़ रहा है। जबकि जब हम लोग 299 की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां एक चीज दिखाई देगी कि कार्य का कर्ता जिस काम को कर रहा है उस कार्य से मानव की मृत्यु, अर्थात जिस मानव के प्रति वो उस काम को कर रहा है उसकी मृत्यु की संभाव्यता तो है, लेकिन इस स्तर की निश्चितता वहां नहीं है कि यह कहा जा सके कि आपराधिक मानववध की दशा में कार्य के कर्ता का, ठीक है, जो कृत्य है वो स्वाभाविक रूप से मृत्यु उत्पन्न करेगा। और इस तरह देखें तो आपराधिक मानववध और हत्या के बीच जो अंतर है वो कार्य के कर्ता के ज्ञान का निकल कर आता है। ठीक है, कार्य के कर्ता की जो मानसिक दशा है, अर्थात कार्य के कर्ता का कृत्य के परिणाम के प्रति जो ज्ञान है, उसका फर्क यह दिखाई देता है। आपराधिक मानववध में कार्य के कर्ता का जो कृत्य के प्रति ज्ञान है वो इस स्तर का नहीं है कि मेरे कृत्य का स्वाभाविक और प्राकृतिक परिणाम मृत्यु ही है, इस स्तर का नहीं। लेकिन हत्या की जो 4 स्थितियां हैं इनमें कार्य के कर्ता का जो जानकारी और ज्ञान है वो इस लेवल का है, इस स्तर का है कि मेरे कृत्य का स्वाभाविक परिणाम मृत्यु ही है। इसके अलावा अगर कोई अन्य परिणाम आता है तो वो भगवान की कृपा या पीड़ित का अपना भाग्य है, मेरे कृत्य से वो बच जाएगा, इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। ठीक है, और ये निष्कर्ष निकलता कैसे है? तो आप देखें, हमने आपसे कहा था कि 299 की जो डेफिनेशन है उसे 3 भागों में बांट सकते हैं और हत्या की डेफिनेशन 4 भागों में ऑटोमेटिकली बटी हुई है। ठीक है, हत्या की डेफिनेशन तो का, खा, गा और घा 4 खंडों में उन्होंने बांटी रखी है। 299 में जो आपराधिक मानववध की डेफिनेशन है उसको 3 अलग अलग खंडों में उन्होंने बांटा नहीं, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से उस डेफिनेशन को 3 अलग अलग खंडों में बांटा जा सकता है। और सुविधा के दृष्टिकोण से अगर हम उसे अलग अलग 3 खंडों में बांट लें तो 3 खंड बनते हैं कि आपराधिक मानववध गठित होता है किसी व्यक्ति के ऐसे कार्य से जो वो मृत्यु कारित करने के आशय से करता है। ठीक है, और आपराधिक मानववध उस दशा में भी गठित हो जाता है जब वो क्या करता है, किसी को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है, इस विशेष प्रकार की शारीरिक क्षति कारित करता है। हमने आपसे चर्चा में कहा है कि शारीरिक क्षतियां ये अनेकों प्रकार की हो सकती। अपमान करने के लिए कारित शारीरिक क्षति, आपके किसी ने टीप मार दी, आपके किसी ने टीप मार दी तो न तो चोट पहुंचाने का आशय, ठीक है, और न ही आपकी मृत्यु कारित करने का आशय उस क्षति से। साक्ष्य मार दिए, लेकिन इसके बाद भी इस शारीरिक क्षति का जो, ठीक है, आशय है वो सिर्फ आपको अपमानित करना है। दूसरे प्रकार की शारीरिक क्षति हो सकती है जिसमें आपको डराना आशय, आपको चोट पहुंचाना नहीं। और वो शारीरिक क्षति टीचर, मां बाप या आपके शुभचिंतक आपको कारित करते हैं। तीसरी शारीरिक क्षति हो सकती है
जिसे पहुंचाने का आशय आपको रोग मुक्त करना है, आपकी ही पीड़ा उसका अंत करना है। और चौथे प्रकार की शारीरिक क्षति यह हो सकती है कि उसका उद्देश्य और आशय है आपको चोट पहुंचाना है और उसी को दंडनीय बनाया, उपाहति कारित करना। ठीक है, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ चोट पहुंचाना आशय है, और ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना भी आपका आशय हो सकता है जिससे मृत्यु संभाव्य है। ठीक है ना, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का भी आपका आशय हो सकता है कि उससे मृत्यु संभाव्य है। अभी हम हत्या की ओर नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ यहीं पर हैं। हालांकि ये अभी कनेक्ट होगा, रिलेट होगा, जब होगा तब होगा। आपराधिक मानववध में जो दूसरी स्थिति है वो इसी शारीरिक क्षति की बात कर रही है, इसीलिए शब्द प्रयोग क्या है, ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है। और इस शब्द प्रयोग को करने की जरूरत है इसलिए क्योंकि शारीरिक क्षतियां अनेकों प्रकार की हो सकती हैं। कुछ उदाहरण हमने आपके सामने रखे। अपमानित करने को आशय शारीरिक क्षति, आपको रोग मुक्त करने के लिए आशय शारीरिक क्षति, आपके व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए आशय शारीरिक क्षति। ठीक है, ये सारी शारीरिक क्षतियों के ही उदाहरण है। और ये भी शारीरिक क्षति का ही उदाहरण है कि ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मानव मृत्यु संभव है, और ऐसी शारीरिक क्षति आपने कारित की और उससे मानव मृत्यु हुई। तो अब यह आपराधिक मानववध के करने का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका। ठीक है, और तीसरा तरीका आपराधिक मानववध को करने का क्या है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे संभाव्य है कि मानव मृत्यु घटित हो जाए, इससे संभावना है। ठीक है, तो हम आपराधिक मानववध को भी 3 स्थितियों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है ना, साशय किया गया काम जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के माध्यम से किया गया काम जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है, और इस ज्ञान के साथ काम का किया जाना कि उससे मानव मृत्यु संभाव्य है। अब मानव मृत्यु यहीं पर घटित हो गई तो मामला आपराधिक मानववध में आ गया। लेकिन आपराधिक विधि आपके आशय को दंडित करना चाहती है, आपके ज्ञान, आपके आशय, यानी आप में कार्य करने के पीछे जो मानसिक तत्व था, वो ज्ञान हो, वो आशय हो, वो कुछ भी हो, उस मानसिक तत्व के हिसाब से आपराधिक विधि आपको दंड देना चाहती है, क्योंकि आपकी जो मानसिक दशा है उसी को दंडित होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मानसिक दशा ही आपको एक खराब और अच्छा आदमी ये बनाती है। कृत्य कभी आपको खराब और अच्छा आदमी नहीं बनाता, क्योंकि कृत्य तो एक जैसे अनेक लोगों के हो सकते हैं। जल्लाद भी मानव मृत्यु को कारित करेगा, सैनिक भी मानव मृत्यु को कारित करेगा। ठीक है, लेकिन या जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा वो भी मानव मृत्यु को कारित करेगा। लेकिन जो मानसिक दशा है, इसी के आधार पर एक हत्यारे और इनके बीच भेद किया जाता है। और हत्यारे की भी जो मानसिक दशाएं हैं ये अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। हत्यारा ऐसी मानसिक दशा से काम कर रहा था कि वो कोई संभावना व्यक्ति के जीवित रहने की अपने दृष्टि से छोड़ ही नहीं रहा था और मृत्यु हुई। ये ज्यादा गंभीर स्थिति है। और हत्यारे ने मानव मृत्यु घटित की
लेकिन सिर्फ ऐसा काम किया जिससे मानव मृत्यु हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, और दुर्भाग्य कि मानव मृत्यु घटित हो गई। ठीक है, ये अलग किस्म की स्थिति है, ये अलग किस्म की स्थिति है। तीसरी, नो डाउट उसने मानव मृत्यु घटित की है, और गंभीरतम उसने अपनी जानकारी में कोई जीवन की संभावना पीड़ित में छोड़ी ही नहीं, यानी प्रथम श्रेणी की मानव मृत्यु उसने घटित की है, ये सही है। लेकिन कुछ ऐसे जस्टिफाइड रीजन थे, ठीक है, जिनकी वजह से कोई भी आदमी उन स्थितियों में पढ़कर, जिन स्थितियों में मानव मृत्यु को घटित करने वाला पड़ गया था, वैसे ही परिणाम घटित कर देता, अर्थात हत्या के अपवादों में आ गया मामला। ठीक है, तो ये मानसिक दशा अलग प्रकार की हो गई। ठीक है, ये मानसिक दशा अलग प्रकार की। आपने साशय काम से मानव मृत्यु घटित की, साशय काम से, यानी ज्ञान आप में था कि आप मानव मृत्यु घटित करने वाले हैं, लेकिन आपने साशय भी जो काम किया, वो काम भी हर परिस्थिति में मानव मृत्यु को जन्म दे देगा, ऐसी दशा नहीं थी। और आपने साशय काम किया और ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि प्रत्येक दशा में जब तक कि ईश्वर की विशेष कृपा न हो या पीड़ित का विशेष भाग्य काम न करना शुरू कर दे, तब तक उसकी मृत्यु को बचाया नहीं जा सकता। इन दोनों बातों में भी फर्क है। ठीक है, इन दोनों बातों में भी फर्क है। और अगर आपने साशय कोई काम किया जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है, किंतु प्रत्येक परिस्थिति में जब तक ईश्वर की विशेष कृपा या पीड़ित का विशेष भाग्य काम न करने लगे, तब तक मानव मृत्यु घटित हो जाएगी। इन दो स्थितियों में, ठीक है, यद्यपि दोनों काम सच है, दोनों काम सच है, फिर भी एक अंतर है, फिर भी एक अंतर है। ठीक है ना, अभी भी एक अंतर है। एक स्थिति है कि काम साक्ष्य तो हुआ, लेकिन मृत्यु उसका स्वाभाविक परिणाम नहीं थी। ठीक है, और एक काम साक्ष्य हुआ और मृत्यु तब तक उसका स्वाभाविक परिणाम ही है जब तक ईश्वर बीच में ना आ जाए या पीड़ित का भाग्य बीच में ना आ जाए। तो इन दोनों कामों के बीच भी अंतर है। इसलिए अगर आपने साक्ष्य काम किया और इस तरह किया कि जब तक ईश्वर बीच में ना आए तब तक मृत्यु ही स्वाभाविक परिणाम होगा, तो आपको सर्वाधिक दंड मिलना चाहिए। और अगर आपने ऐसा काम किया जो साक्ष्य तो है किंतु मानव मृत्यु को सिर्फ संभव बनाता है, इस स्तर तक संभव नहीं बनाता कि जब तक ईश्वर बीच में ना आए तब तक मानव मृत्यु को न टाला जा सके, तो आपको दंड तो मिलना चाहिए लेकिन उस व्यक्ति से कम मिलना चाहिए। ठीक है, उस व्यक्ति से कम मिलना चाहिए। अब शारीरिक क्षति पर आई है। आपने भी साक्ष्य शारीरिक क्षति कारित की, ठीक है, और दूसरे ने भी शारीरिक क्षति साक्ष्य कारित की है। साक्ष्य कारित की इसका मतलब जानकारी है, जानकारी है दोनों को। लेकिन आपकी जानकारी ऐसी है कि मेरी इस शारीरिक क्षति से मानव मृत्यु हो सकती है, और दूसरे ने जो शारीरिक क्षति पहुंचाई है वो ऐसी है कि जब तक ईश्वर ही स्वयं बीच में ना आ जाए तब तक मानव मृत्यु शारीरिक क्षति का स्वाभाविक परिणाम है। फिर अंतर आ गया, अंतर फिर आ गया। ज्ञान आप में आशय नहीं है मृत्यु कारित करने का, नो डाउट नहीं, लेकिन ज्ञान है कि मेरे इस काम से मृत्यु हो सकती है। यह ज्ञान सिर्फ इस लेवल तक है कि मेरे काम से मृत्यु हो सकती है। ठीक है, दूसरी ओर ऐसा ज्ञान है कि आप ऐसा खतरनाक काम कर रहे हैं
कि अगर स्वयं ईश्वर बीच में ना आ जाए तो मानव मृत्यु आपके काम के परिणाम स्वरूप होगी ही, बचा नहीं सकता कोई। ठीक है, इन दोनों बातों में फिर फर्क है। ठीक है, और इस आधार पर उस व्यक्ति को जिसने इस ज्ञान के साथ, ठीक है, मानव मृत्यु को जन्म देने वाला काम किया है, जिसमें स्वयं ईश्वर बीच में ना आ जाए तो मृत्यु घटित ही होगी, इसे सर्वाधिक दंड मिलना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को जिसने सिर्फ इस ज्ञान के साथ काम किया, आशय भी नहीं है इसका, सिर्फ ज्ञान है। आशय में ज्ञान होता है, लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा था शुरुआत में कि ज्ञान ऐसा भी हो सकता है जो आशय से समर्थित न हो, सिर्फ ज्ञान हो। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति जिसने इस ज्ञान के साथ काम किया कि मेरे काम से मृत्यु संभाव्य है, हर परिस्थिति में मृत्यु होगी, ऐसा काम नहीं है, तो इसने सबसे कम गंभीर काम किया है मानव मृत्यु के दृष्टिकोण से। ठीक है, या हम ऐसे भी इस बात को कह सकते हैं कि अगर दंड के दृष्टिकोण से देखें तो जिसने साक्षय ऐसा काम किया था कि उस कार्य का परिणाम स्वाभाविक रूप से मानव मृत्यु थी, यदि स्वयं ईश्वर बीच में ना आ जाए तो मानव मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, इसे सर्वाधिक दंड मिलना चाहिए। और इसको भी सर्वाधिक दंड मिलना चाहिए जिसने साक्ष्य ऐसी क्षतिकारित की कि यदि बीच में ईश्वर ना आ जाए, स्वयं या पीड़ित का भाग्य बीच में ना आ जाए तो कार्य का स्वाभाविक परिणाम मानव मृत्यु होगी। ठीक है, इसे भी सर्वाधिक दंड मिलना चाहिए और इसको भी सर्वाधिक दंड मिलना चाहिए जिसने इस ज्ञान के साथ काम किया कि स्वयं ईश्वर या पीड़ित का भाग्य बीच में ना आ जाए तो मानव मृत्यु ही घटित होगी। इन व्यक्तियों को सर्वाधिक दंड मिलना चाहिए और इसी बात को पुन्नैया के मामले में न्यायमूर्ति सरकारिया ने पहली बार पहचाना। और कल हम आपसे यही पूछ रहे थे, ये प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध है जिसे हत्या के नाम से जाना है। ठीक है, ये इसे हत्या के नाम से जाना गया है। और द्वितीय श्रेणी का मानववध वो है जहां या तो साक्ष्य काम किया गया, और साक्ष्य में क्योंकि ज्ञान आ जाएगा, ठीक है, साक्ष्य में ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, तो आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है। ठीक है, हमने पहले कहा कि आपराधिक मानववध तो पहले होना ही चाहिए, फिर 4 परिस्थितियों में मामला आएगा तो हम देखेंगे कि मानेंगे कि वो हत्या है। यानी आपराधिक मानववध की जो 2 श्रेणियां ऊपर बताई गई उनमें मामला आ गया, यानी आशय या तो साक्ष्य अपनी शारीरिक क्षति पहुंचाई जो मानव मृत्यु को संभाव्य बनाती थी। ठीक है, और या आपने साक्ष्य का काम किया जो मानव मृत्यु को संभाव्य बनाता था, लेकिन वो काम जो आपने किया वो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति में मानव मृत्यु ही स्वाभाविक परिणाम होता, तो फिर आपने हत्या नहीं की किंतु आपराधिक मानववध किया है। ठीक है, और साक्ष्य कार्य के माध्यम से किया है। ठीक, एक बात। दूसरा, आपने आपराधिक मानववध ऐसा किया जो हत्या ही है, लेकिन आपका काम ऐसी परिस्थितियों में किया गया कि कोई भी व्यक्ति उन परिस्थितियों में वैसा काम कर सकता था, अर्थात आपका काम अपवादों में आ गया हत्या के। ठीक है, तो वो काम जो वैसे हत्या होता किंतु अपवादों में आ गया, इसलिए यह काम और साथ ही साथ वो काम जो आपराधिक मानववध की 2 स्थितियों के अंतर्गत आया, इसको द्वितीय श्रेणी का आपराधिक मानववध माना गया। और हमने आपसे कहा था इसे कहां दंडित करने की बात हुई, 304 पार्ट 1 या 105 में जो पहली दशा वर्णित की गई उसमें। और तीसरे प्रकार का जो आपराधिक मानववध आया वो आपराधिक मानववध का जो तीसरा खंड है जहां सिर्फ ज्ञान के साथ काम किया जा रहा और कुछ भी नहीं है, वो न्यूनतम श्रेणी का
आपराधिक मानववध है, इसे न्यायमूर्ति सरकारिया ने पहली बार देखा। ठीक है, और यह क्यों कहा जाता है कि न्यायमूर्ति सरकारिया ने? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पहली बार आपराधिक मानववध और हत्या के बीच अंतर स्थापित किया। यह कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने उन तत्वों की पहचान की है जो आपराधिक मानववध को हत्या से अलग कर देते हैं। जो शुरुआती बात हमने की थी, उस शुरुआती बात में हमने कहा कि सुविधा के दृष्टिकोण से आपराधिक मानववध को 3 स्थितियों में रख सकते हैं। ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु जो साक्ष्य कार्य किए जाने का परिणाम है। ठीक है, और ऐसा मानव मृत्यु जो ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है, इसके माध्यम से घटित की गई। और तीसरा, उस ज्ञान के साथ किया गया कार्य जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है, ये ज्ञान कार्य के कर्ता में मौजूद था। ये 3 स्थितियां जिनमें आपराधिक मानववध को कैटेगराइज कर सकते हैं, और 4 स्थितियां हत्या की हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति आपराधिक मानववध की उठाते हैं और पहली स्थिति हत्या की उठाते हैं। पहली स्थिति आपराधिक मानववध की क्या है कि जबकि कार्य जिससे मानव मृत्यु घटित हुई उससे मानव मृत्यु संभाव्य थी। संभाव्य थी मीनिंग देयर बाय हमने आपसे कहा कि अगर कार्य साक्ष्य किया गया है तो ज्ञान होगा ही होगा, क्योंकि आशयपूर्वक आप कोई काम तभी कर सकते हैं जब उस कार्य के परिणाम स्वरूप उस कार्य के हो जाने का ज्ञान आप में मौजूद हो, अन्यथा हो ही नहीं सकता। तो आपराधिक मानववध का अगर पहला खंड हम उठा लें जहां वो कहता है कि कार्य इस आशय से किया गया है कि मानव मृत्यु संभव हो सके, उसे उठा लें, और हत्या इसका पहला खंड उठा लें। पहला खंड यानी का, ठीक है, तो क्या कहता है? यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया, ठीक है। और इधर आपराधिक मानववध को देख लें, कहता जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, ठीक है, कोई काम करता है, ठीक है, क्योंकि काबा लेके वो तीनों खंड एक साथ दिए दे रहे हैं और लास्ट में ये लिख रहे हैं जिससे मानव मृत्यु संभाव्य। तो मानव मृत्यु संभाव्य यानी जो लास्ट वाले शब्द हैं वो हर कामा से के बाद पढ़ लिए जाएंगे, यानी 3 खंड वैसे ही बन जाएंगे। यानी 299 में पहला जो खंड है वो कहा जाएगा यदि कार्य इस आशय के साथ किया गया कि मानव मृत्यु संभव हो सके और मानव मृत्यु हुई तो आपराधिक मानववध है। और हत्या का पहला खंड उठाएं, वहां भी यही कहता है कि यदि वह कार्य जिसके द्वारा मानव मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है, तो आशय के स्तर पर कोई अंतर दिखता नहीं है। ऐसा लगता है मानो दोनों जगह समरूप बात की गई हो, लेकिन समरूप बात की गई ऐसा लगता ही है, समरूप बात की नहीं गई है, ठीक है, सिर्फ लग रहा है, क्योंकि दोनों जगह आशय शब्द का प्रयोग हो गया। तो एक धारणा तो आपकी यहीं पर झूठ हो गई कि आपराधिक मानववध में आशय नहीं होता और हत्या में आशय होता है। आपराधिक मानववध भी ऐसा हो सकता है कि उसमें आशय हो, और हत्या भी ऐसी हो सकती है कि उसमें आशय हो। यह अंतर तो गलत हो गया। देखने से ऐसा लगता है कि आशय के स्तर पर कोई अंतर दोनों में नहीं है। देखने से ऐसा लगता है, हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। जबकि पहले खंड को भी अगर आप दृष्टांतों के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी 299 का दृष्टांत का जो साक्ष्य काम को जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है उसकी गंभीरता को स्पष्ट कर रहा है, और साथ ही साथ हत्या की परिभाषा
इसमें दृष्टांत का, इसको जब आप पढ़ेंगे तो दोनों कामों का जो नेट रिजल्ट है उसके आधार पर आपको अंतर समझ में आ जाएगा। आप देखें 299 या धारा 100, जब हम 299 के तो आप 100 ऑटोमेटिकली मान लें। 100 का दृष्टांत का क्या कहता है? का एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तदत द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तदत द्वारा मृत्यु कारित हो। यानी दृष्टांत का उपयोग, ठीक है ना, 299 का जो तीसरा खंड है उसके लिए भी हो सकता है और पहले खंड के लिए भी हो सकता है, और हम लोग इस समय पहले खंड के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है इस आशय से बिछाता है कि तदत द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है। अब देखें, ज्ञान अकेला भी हो सकता है बिना आशय के। आपने ट्राली खड़ी कर दी सड़क पे, आपको ज्ञान नहीं है कि कोई आएगा और भिड़ जाएगा, इसमें ज्ञान है लेकिन आशय नहीं है, और इसी आशय से खड़ी कर दी कि कोई आए भिड़ जाए। अब ज्ञान भी है और आशय भी है। ठीक है, अब दोहरी कल्पेबिलिटी, दोहरी दोषिता आप में निवास कर रही है, इसीलिए आशय होने पर दंड ज्यादा मिलता है, क्योंकि कल्पेबिलिटी व्यक्ति में बढ़ जाती है, ज्ञान में कल्पेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो दृष्टांत का उपयोग दोनों तरह से हो सकता है। कहता है का एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता कि तदत द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता कि संभाव्य है कि तदत द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह विश्वास रखते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। का ने आपराधिक मानववध किया। यहां इस दृष्टांत से जो संभावना प्रकट हो रही है, वो संभावना निश्चितता के स्तर की नहीं है। का भले ही साशे घास और लकड़ियां गड्ढे पर बिछा रहा था, ठीक है, और उसका आशय मानव मृत्यु कारित करना यही था, लेकिन फिर भी गड्ढे पर घास और लकड़ियां बिछाना यह ऐसा खतरनाक काम नहीं है कि इसका स्वाभाविक और प्राकृतिक परिणाम मानव मृत्यु ही हो। जबकि हत्या का जो दृष्टांत का है, इसे जरा पढ़ें, क्या कहता है? या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप यह मर जाता है, का हत्या करता है। ठीक है, ये जो दृष्टांत का में परिस्थिति वर्णित हुई है, इस परिस्थिति में किए गए काम का स्वाभाविक और प्राकृतिक परिणाम मानव मृत्यु ही है। ठीक है, और चूंकि हत्या के चौथे खंड में तो ज्ञान अभिव्यक्त रूप से वर्णित है और बाकी तीन में आशय वर्णित है, बाकी तीन में आशय वर्णित है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि हत्या के जो चार खंड हैं, चारों में, ठीक है, ज्ञान सहित काम किया जाता है, और वो ज्ञान भी एक विशेष श्रेणी का है कि मेरे इस काम से या मेरे इस काम का प्राकृतिक और स्वाभाविक परिणाम मानव मृत्यु ही होगा। ठीक है ना? आपराधिक मानववध हत्या तब बनता है जब कार्य के कर्ता ने इस प्रकार के विशेष ज्ञान से काम किया हो कि उसके उस कृत्य के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से यही घटना घटित होगी कि किसी की मृत्यु हो जाएगी, तब व्यक्ति आपराधिक मानववध का ही नहीं हत्या का दोषी माना जाएगा, क्योंकि आपराधिक मानववध ही अंततः हत्या है। और अगर उसने
इस प्रकार के ज्ञान की विशेष श्रेणी के साथ कृत्य नहीं किया है कि उसके कृत्य का प्राकृतिक और स्वाभाविक परिणाम मानव मृत्यु ही होगा, तो उसका कृत्य सिर्फ आपराधिक मानववध रह जाएगा, हत्या नहीं बनेगा। यानी आपराधिक मानववध और हत्या के बीच प्रथम खंड के आधार पर जो अंतर किया गया, तो अंतर ज्ञान की मात्रा इसमें निकल कर आया। यद्यपि आपराधिक मानववध भी साक्ष्य काम के माध्यम से प्रथम खंड में घटित होता है, और हत्या भी यह आपराधिक मानववध, ऐसा आपराधिक मानववध जिसे हत्या भी कहा जाएगा, वो भी प्रथम खंड में इसी प्रकार के काम के माध्यम से घटित किया जाता है जिसमें ज्ञान शामिल है, ठीक है, या जिसे साक्ष्य काम के माध्यम से घटित किया जाता है। लेकिन हत्या जिस आपराधिक मानववध को कहा गया, उसमें किए गए साक्ष्य काम में ज्ञान का स्तर इस स्तर का है कि कार्य के कर्ता का स्वाभाविक परिणाम मानव मृत्यु होगी, जबकि आपराधिक मानववध की स्थिति में जिस काम को किया गया उस कृत्य का संभावित परिणाम तो मानव मृत्यु हो सकती है, लेकिन स्वाभाविक परिणाम मानव मृत्यु होगी, ऐसी दशा नहीं है। और इस स्थिति को आधार देने के लिए या इस दशा को वर्णित करने के लिए लेजिस्लेचर ने धारा 100 उसका दृष्टांत का और 101 उसका दृष्टांत का ये वर्णित किए हैं। दोनों दृष्टांतों को पढ़ने से ये स्थिति एकदम क्लियर हो जाती है, ठीक है, कि कर्ता का ज्ञान कार्य के किए जाने के समय मानव की मृत्यु की संभावना के विषय पर, ठीक है, कृत्य को हत्या या आपराधिक मानववध में कैटेगराइज करेगा, ठीक है। अगर कार्य के कर्ता में इस स्तर का ज्ञान आ गया कि मेरे कार्य का स्वाभाविक परिणाम मानव मृत्यु है और फिर मानव मृत्यु है, तो हत्या है। और अगर कार्य के कर्ता को यह पता था कि मेरे कार्य का संभावित परिणाम मानव मृत्यु है, ठीक है, और उसने साक्ष्य उस काम को किया और मानव मृत्यु हुई, तो आपराधिक मानववध यह तो हुआ, किंतु ऐसा आपराधिक मानववध नहीं हुआ जो हत्या है। और तीसरी स्थिति, हत्या तक पहुंच गया मामला, लेकिन अपराध 5 अपवादों में आ गया, तो फिर आपराधिक मानववध बन गया। लेकिन चूंकि हत्या तक पहुंच गया, इसलिए उसे 304 के पार्ट 1 या 105 की प्रथम स्थिति में दंडित करेंगे आजीवन कारावास, ठीक है, यह स्थिति रहेगी। अब जरा हम आते हैं धारा 100 के दूसरे भाग पर। धारा 100 का दूसरा भाग कहता है आपने साक्ष्य ऐसी क्षति कारित की है जिससे मानव मृत्यु संभावित थी। आपने साक्ष्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जिससे मानव मृत्यु संभावित थी। इसका मतलब यह हुआ कि उस शारीरिक क्षति से मानव मृत्यु हो सकती है। यह ज्ञान तो आपने था ही, क्योंकि आशय बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता, ज्ञान बिना आशय के भी हो सकता है। हमने आपसे अभी कई बार चर्चा की, आपने ट्राली खड़ी कर दी सड़क पर, किसी को मारने का आशय नहीं है, लेकिन ज्ञान है कि मर सकता है। आपने किसी को मारने के लिए ट्राली खड़ी की, तो आशय भी है, ज्ञान भी है। ज्ञान अकेला हो सकता है, आशय बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। इसीलिए जब साक्ष्य काम होता है तो ज्यादा दंड, और खाली ज्ञान से काम होता है तो कम दंड, क्योंकि वहां दोहरी कल्पेबिलिटी है, वहां दोहरी अपराधिकता है।
आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से काम किया जिससे मानव मृत्यु संभाव्य थी और बस यहीं रुक गए आप। आपका काम आपराधिक मानववध है और कुछ भी नहीं। ठीक है, दृष्टांत इसमें तो कोई नहीं दिया है। ठीक है, तारा तो हाँ दिया तो है क्योंकि काखंड का उपयोग नहीं, लेकिन काखंड का उपयोग तो तीसरे के लिए होगा। ठीक है, उदाहरण कोई नहीं दिया, लेकिन ऐसा ही ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मानव मृत्यु संभाव्य थी। आपने किसी पर गोली चलाई, पीठ पर लगी, ठीक है, मानव मृत्यु संभाव्य। ऐसी शारीरिक क्षति आपने कारित की है जिससे मानव मृत्यु संभाव्य। आपने किसी को, ठीक है, कम से कम 20-25 लाठियां मारी, ठीक है, इन लाठियों के सम्मिलित प्रभाव से मानव मृत्यु संभाव्य हो सकता है, हो जाए। एक स्थिति ये हुई, इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी स्थिति, आपने सबसे पहले उस व्यक्ति की जिसे आप शारीरिक क्षति पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, उसकी स्वास्थ्य की दशा के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके शरीर के दशा के बारे में जानकारी प्राप्त की, या आपको उसके शरीर की दशा की जानकारी है, दोनों में से कोई दशा है। या तो आपने शारीरिक क्षति पहुंचाने से पहले किसी व्यक्ति की शरीर की दशा, इसकी जानकारी प्राप्त की, या फिर आपको उसके शरीर की दशा ज्ञात हो गई, और ज्ञात हो जाने के बाद आपने उसे ऐसी शारीरिक क्षति कारित की, ठीक है, जिसके बारे में आप जानते हैं मीनिंग देर में ज्ञान आ गया आप में, ऐसी शारीरिक क्षति आपने कारित की, इसमें आशय भी आ गया। आपने साशय ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है कि आप जानते हैं, ये जानते हैं शब्द बदल देगा मामले को, ठीक है, आप जानते हैं कि इस शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप कोई मरे ना मरे, यह आदमी जरूर मर जाएगा, और फिर भी आपने वो शारीरिक क्षति उसे कारित कर दिया। अब आप कहें कि हम इसके स्वास्थ्य की दशा को जानते थे और हमने इसे ऐसी शारीरिक क्षति कारित भी की, लेकिन मेरा आशय ये नहीं था कि ये मर जाए, तो आपकी बात कौन मान लेगा? ये हमें बताओ, वो गधा हमें बताओ पूरी दुनिया में जो आपकी ये बात मान ले, कौन मान लेगा? अरे भाई, जब आपको उसके शरीर की दशा भी पता थी, या आपने उसके शरीर की दशा पता लगा ली, और आपको मालूम था कि कोई मरे ना मरे, ये इस शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप जरूर मर जाएगा, फिर भी आपने वो शारीरिक क्षति कारित की, तो ये कैसे मान लिया जाए कि अब आप सिर्फ ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के दोषी हो जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है? ये कैसे माना जाए? अब स्थिति बदल चुकी है। अब आप ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के दोषी हो जिसमें अपराधी जानता है, और अपराधी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये पहले ही साबित हो गया कि आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की थी जिससे मानव मृत्यु संभाव्य थी, अर्थात आप आपराधिक मानववध के दोषी हो चुके हो, इसलिए आप अभियुक्त तो नहीं हो, अब अपराधी हो। इसीलिए अपराधी शब्द का उसने प्रयोग किया, क्योंकि आपराधिक मानववध हत्या है ना। पहले ऐसी शारीरिक क्षति साबित की गई जिससे मानव मृत्यु संभाव्य थी, और फिर जब आगे मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया, देखा गया, तो पाया यह गया कि आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है जिसके बारे में आप जानते थे कि इससे मानव मृत्यु संभाव्य है। तो आपकी ये जो जानकारी है, ठीक है, इस व्यक्ति के बारे में जिसे आपने शारीरिक क्षति कारित की है,
ठीक है, इस जानकारी ने आपके मामले को आपराधिक मनोवध जो की हत्या है इसमें ला दिया और इस कल्पेबिलिटी को, इस दोषिता को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। एक काम है जिस एक शारीरिक क्षति है जिससे मानव मृत्यु संभाव्य तो है, लेकिन यह संभावना निश्चितता या स्वाभाविक मृत्यु स्वाभाविक परिणाम होगा, इस शारीरिक क्षति का इस स्तर की निश्चितता यहां नहीं है। और अगर आपने, क्योंकि व्यक्तियों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दो कैटेगरीज में रखा जा सकता है, एक वे जो स्वास्थ्य की विशेष दशा के साथ हैं और एक वे जो सामान्य व्यक्ति कहे जाएंगे। आपको स्वास्थ्य की विशेष दशा पता थी और इसीलिए आपराधिक मानववध में एक प्रकार की शारीरिक क्षति का जिक्र है, किंतु हत्या में दो प्रकार की शारीरिक क्षतियों का जिक्र है, क्योंकि व्यक्ति स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से दो श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं। इसलिए शारीरिक क्षति की दो स्थितियां, दो श्रेणियां, दो कैटेगरीज हत्या के डेफिनेशन में है, खा और गा। इसी वजह से है क्योंकि व्यक्तियों की दो श्रेणियां हो सकती हैं, जबकि आपराधिक मानववध सिर्फ एक श्रेणी की शारीरिक क्षति का जिक्र करता है। आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जिससे मानव मृत्यु संभावित थी, बस बात खत्म हो गई। अब आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जिससे एक स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन एक बीमार व्यक्ति की हो जाएगी। और बीमार है ये जानकारी भी थी आपको, और फिर भी आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की। तो आप में बीमार के स्वास्थ्य की दशा का ज्ञान, ठीक है, ये अंतर पैदा कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप में अतिरिक्त ज्ञान आ गया और इस ज्ञान ने आपको यह जानकारी दी कि भले ही एक स्वस्थ व्यक्ति इसकी मृत्यु न हो मेरे इस कार्य से, लेकिन इस व्यक्ति की मृत्यु का परिणाम मेरे कार्य के स्वाभाविक परिणाम या प्राकृतिक परिणाम के रूप में आएगा ही, जब तक कि ईश्वर की विशेष कृपा या इस व्यक्ति का भाग्य स्वयं इसकी रक्षा न करने लगे, इस व्यक्ति की मृत्यु लगभग निश्चित है। ठीक है, तो अंतर, ठीक है, ये शारीरिक क्षति के स्तर पर फिर से ज्ञान का ही आया, ठीक है, फिर से ज्ञान का आया। आशय वाले मामले में भी दिख समरूप रहा था, लेकिन जब दृष्टांतों के माध्यम से देखा गया तो कार्य में अंतर जो आया वो ज्ञान का ही आया। ठीक है, शारीरिक क्षति के मामले में जब देखें तो भी ज्ञान का ही अंतर है। ठीक है, शारीरिक क्षति का जरा खाखंड हत्या के मामले में उदाहरण देखें, क्या कहता है, का यह जानते हुए कि यह ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभाव्य है एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है। उसे मालूम है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद भी वो उस पर एक प्रहार करता है, तो फिर ये जो प्रहार करता का है इसके आशय से हमें फिर कुछ लेना देना नहीं। इसका आशय उसकी मृत्यु कारित करना था या नहीं था, इससे हमें मतलब नहीं है। इसमें ये जानकारी है कि वो बीमार है और एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर सकता है, फिर भी इसने प्रहार किया है। तो अब हमें इसके आशय से कोई लेना देना नहीं। इसका आशय क्या है इससे हम अब मतलब ही नहीं रखेंगे। इसमें जानकारी थी ना, कहता है कि
हां, ये ठीक है कि इसमें शारीरिक क्षति कारित करने का आशय था, यह साबित किया जाना चाहिए। जो शारीरिक क्षति कारित हुई वो उससे दुर्घटनावश कारित हो गई, यह न हो। शारीरिक क्षति कारित करने का आशय था, यह साबित होना चाहिए, और इसे उसके स्वास्थ्य की दशा पता थी, यह भी साबित होना चाहिए। बस दो चीजें अगर साबित हो गई, फिर यह साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं कि शारीरिक क्षति कारित करने के पीछे इस मृतक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था या नहीं। बस शारीरिक क्षति कारित करने का आशय था, यानी शारीरिक क्षति दुर्घटनापूर्वक नहीं है या दुर्घटना से इससे कारित नहीं हुई, और इसमें यह जानकारी थी कि इसके स्वास्थ्य की दशा ऐसी है कि शारीरिक क्षति अगर इससे कारित हुई तो यह मर जाएगा। अगर ये दो बातें साबित हो गई तो कहता है कि वो हत्या का दोषी होगा। कहता है उस पर आघात करता है या उस प्रहार के परिणाम स्वरूप मर जाता है, का हत्या का दोषी है। ठीक है, का हत्या का दोषी है। यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त न होता, यानी अगर यह बीमार ना होता तो यह नहीं मरता उस काम से, लेकिन बीमार था और यह जानता था कि बीमार है। ठीक है, और इसने प्रहार किया। हां, अगर इसे रोग की दशा पता न हो, ठीक है, और शारीरिक क्षति वो भी ऐसी है कि स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं करेगी, ठीक है, तो शारीरिक क्षति कारित करने का फिर यह दंड पाएगा, फिर यह हत्या और आपराधिक मानववध का दंड नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है। ठीक है, यही कहेगा आगे, किंतु यदि का यह न जानते हुए कि यह किसी रोग से ग्रस्त है उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में न मरता, तो यहां का यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का आशय, ठीक है, यहां यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय है, वो हत्या का दोषी नहीं है। ठीक है ना, दो थप्पड़ मार दिया, वो मर गया, उसके स्वास्थ्य की दशा ऐसी थी कि दो थप्पड़ों से मर सकता था, लेकिन हमें मालूम थोड़ी था, तो हम दो थप्पड़ों के लिए तो हो सकता दंड पाए, क्योंकि का मुर्गा चुरा लेने के आशय से। ठीक है ना, तो दुर्घटना तो हुई है, अवैध काम करने, तो हो सकता हम उसका दंड तो पा जाए उपाधि कारित करने का, लेकिन आपराधिक मानववध या हत्या इसका दंड हम नहीं पाएंगे। ठीक है ना, कहता है यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति करने का नहीं था जिससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए, ये क्षति कारित करने का उसका था ही नहीं ऐसा। ठीक है, इसलिए वो उसका दोषी नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है, ठीक है, जो साशय आपने कारित की है, दुर्घटना से कारित नहीं हुई, और आपको मृतक के स्वास्थ्य की दशा भी मालूम थी कि भले ही स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु न हो इस शारीरिक क्षति से, लेकिन इस व्यक्ति की हो जाएगी। ठीक है, तो आपने हत्या की है, खाखंड पढ़े, यदि वह कार्य जिससे के द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, यानी क्षति दुर्घटना पूर्वक नहीं है, जानबूझकर है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई, यानी अन्य किसी को वह अपहानि कारित की जाती तो अन्य भले ही न मरता, लेकिन जिसको वो कारित की गई वो मर सकता है। ये जानकारी अगर शारीरिक क्षति कारित करने वाले में मौजूद है और शारीरिक क्षति साशय कारित की गई है तो आपने हत्या की है। तो जो अंतर पैदा हुआ, वो अंतर कहां पर पैदा हुआ? जानकारी से, ज्ञान से। आपने एक विशेष प्रकार का ज्ञान आ गया उसके स्वास्थ्य की दशा के कारण कि मेरी इस शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु इस क्षति का स्वाभाविक या प्राकृतिक परिणाम होगा, और फिर भी आपने वो क्षति कारित कर दी, तो आप प्रथम श्रेणी के आपराधिक मानववध के दोषी हो गए। ठीक है ना, क्योंकि अब आप
सिर्फ ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के दोषी नहीं है जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है, बल्कि आप ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के दोषी हैं जिस शारीरिक क्षति का प्राकृतिक और स्वाभाविक परिणाम मानव मृत्यु है, यदि भगवान या स्वयं उस व्यक्ति का भाग्य बीच में ना आ जाए तो आपकी दोषिता बढ़ गई है, तो आपको प्रथम श्रेणी के आपराधिक मानववध का दोषी ही माना जाए। तो देखें, काखंड और खाखंड दोनों जगह ज्ञान का अंतर आया, ज्ञान का अंतर आया। ठीक है, मृत्यु की संभाव्यता, इसका जो ज्ञान है जब इस स्तर का होता है कर्ता में कि मेरे कार्य का स्वाभाविक और प्राकृतिक परिणाम मृत्यु है मानव की, ठीक है, तब यदि मानव मृत्यु होती है तो ये प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध या ऐसा आपराधिक मानववध होता है जो हत्या की कोटि में आता है। ठीक है, और तीसरा खंड जब आप देखेंगे वहां भी ज्ञान का अंतर है, क्योंकि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से है। ठीक है, कहता तीसरा खंड देखें, यदि वह, हमने आपसे कहा कि व्यक्तियों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक बीमार दूसरे स्वस्थ। तो पहला खंड खाखंड बीमार के लिए था और गाखंड स्वस्थ के लिए। कहता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, यानी जो शारीरिक क्षति कारित की गई वो शारीरिक क्षति दुर्घटना का परिणाम स्वरूप नहीं है, वो शारीरिक क्षति दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कारित नहीं हुई है, वो आपने जानबूझकर कारित की है। क्योंकि उसने क्या कहा, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, यानी शारीरिक क्षति दुर्घटना का परिणाम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तलवार सिर पे गिर गई, बाई चांस हमारे हाथ से छूट गई, हमने मारी नहीं, मेरे हाथ से छूटी, सिर पर गिरी और मृत्यु हो गई। ठीक है, ये शारीरिक क्षति साशय नहीं कारित की गई, शारीरिक क्षति जो कारित की गई वो साशय कारित की गई। ठीक है, शारीरिक क्षति साशय ये कारित की गई। अब और जो शारीरिक क्षति कारित की गई वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। जो शारीरिक क्षति कारित की गई, आपने दिल पर गोली मार दी, आपने शरीर के नाजुक अंगों में यानी मुंह में लोहे की राड ये घुसेड़ दी, शारीरिक क्षति आपने साशय कारित की है। ये नहीं कह सकते ये दुर्घटना से कारित हो गए। और फिर आप ये कहो कि हमें नहीं मालूम था कि लोहे की राड अंदर इस स्तर तक घुस जाएगी कि पसलियां तोड़ देगी, पसलियां दिल में घुस जाएंगी, फेफड़े फट जाएंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये हमें जानकारी नहीं थी। कौन मान ले आपकी इस बात को? और नहीं भी थी आपको ये, ठीक है, आपकी ये इच्छा नहीं भी थी, लेकिन क्या आप में ज्ञान नहीं था इस स्तर का कि वॉट एवर द इंजरी यू आर गोइंग टू इन्फ्लिक्ट दैट इज सफिशिएंट इन द नेचुरल कोर्स ऑफ ऑर्डर टू कॉज द डेथ ऑफ एनीबडी, वेदर दैट पर्सन इज ए सिक पर्सन और ए हेल्दी पर्सन, कोई हो, आपके द्वारा जो शारीरिक क्षति कारित की गई साशय जानबूझकर, क्योंकि साशय हमेशा जानबूझकर ही होता है। आपके द्वारा जो शारीरिक क्षति साशय कारित की गई उसका स्वाभाविक और प्राकृतिक परिणाम मृत्यु ही थी, और वो शारीरिक क्षति दुर्घटना से कारित नहीं हुई, आपने स्वयं की। तो आपकी ये जो जानकारी पूर्वक पहुंचाई गई शारीरिक क्षति है, इसने मामले को उस शारीरिक क्षति के क्षेत्र से बाहर ला दिया जो मानव मृत्यु को संभाव्य बनाती है, और उस क्षेत्र में खड़ा कर दिया जहां
आपके कृत्य का स्वाभाविक और प्राकृतिक परिणाम मृत्यु है। तो जो अंतर आया वो किन शब्दों के प्रभाव से है? प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी की भी मृत्यु को संभव बनाती, इससे आया। और अंतर क्या आया? ज्ञान का, मृत्यु की संभावना के ज्ञान का। ठीक है, मृत्यु की संभावना किस लेवल की है, इसका अंतर आ गया। ठीक है, और चौथा खंड अगर उठाएं तो 299 के चौथे खंड में कहता है कि ऐसा काम इस ज्ञान के साथ जो दृष्टांत कहा के लेटर पार्ट में दिया गया, जितना संभाव्य है कि मानव मृत्यु घटित हो जाए। और चौथा खंड यहां देखें, कहता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, कारित करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा काम करे। यानी शब्द आप पढ़ते जाएं तो आपको खुद ध्यान में आने लगता है कि हत्या, ठीक है, इसके रूप में जाना जाने वाला आपराधिक मानववध यदि ऐसे काम के परिणाम स्वरूप किया गया है जिसके बारे में कार्य के कर्ता को पता है कि पूरी अधिसंभाव्यता है, पूरी अधिसंभाव्यता ये शब्द नहीं है, कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया कि मानव मृत्यु संभाव्य है, केवल इतना ही कहा है। ठीक है, और घास और लकड़ियां बिछा रहा है, पता है कोई गिर सकता है, आपने सिर्फ ट्राली सड़क पर खड़ी कर दी है ये, और किसी को उठाया आग में फेंक दिया। ठीक है, इन दोनों कामों में मृत्यु की संभावना का जो ज्ञान है वो कार्य के कर्ता में है। ठीक है, जिस प्रकार और जिस स्तर का है उसका अनुभव कोई बेवकूफ भी कर सकता है। और चौथा खंड इस ज्ञान को बता रहा है, का किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है। व्यक्तियों का समूह है और भरी हुई तोप आप चला रहे हैं, और कोई उचित प्रतिहेतु, कोई एक्सक्यूज भी आपके पास नहीं है जिसे जस्टिफाइड एक्सक्यूज कहा जा सके। ठीक है, और उनमें से एक का वध कर देता है, का हत्या का दोषी। और वहां स्थिति क्या है? घास और लकड़ियां बिछा रहे हैं, ट्राली खड़ी कर दी है सड़क पर। दोनों कामों में जो ज्ञान का स्तर है उसका फर्क सहज दृश्य है। और तीसरा खंड, ठीक है, जो गा खंड है उसके साथ दृष्टांत गा पढ़ते हैं, का खा गा घा, जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं हत्या में उसी ऑर्डर में दृष्टांत पढ़ते जाते हैं। का खंड के साथ का, खा खंड के साथ खा, गा खंड के साथ गा। कहता है या को तलवार या लाठी से ऐसा घाव का साक्ष्य करता है। घाव किया है तलवार और लाठी से, ठीक है, केवल घाव यानी शारीरिक क्षति कारित की है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। आपने ऐसा घाव किया और साक्ष्य किया यानी जानबूझकर किया, जो मानव मृत्यु को घटित करने के लिए पर्याप्त है। अब उस घाव से आपकी मानव मृत्यु घटित करने की इच्छा थी या नहीं, इससे मतलब नहीं है। आपने साक्ष्य कारित किया, दुर्घटना से कारित नहीं हुआ, जानबूझकर आपने कारित किया और मानव मृत्यु हो गई, परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां का हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय या कि मृत्यु कारित करने का न रहा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ऐसी शारीरिक क्षति तो कारित की ही जो स्वाभाविक रूप से मानव मृत्यु को जन्म देती है। तो आप देखें आपराधिक मानववध और हत्या के चारों खंड आप देखें और तीनों खंडों से उनकी अंतर करें तो पहला खंड पहले खंड के समरूप दिखाई देता है, लेकिन दृष्टांत से अंतर स्पष्ट हो जाता है। शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिससे मानव मृत्यु संभाव्य हो वहां एक प्रकार की कही गई, यहां व्यक्तियों की स्वास्थ्य के कारण दो प्रकार की कही गई और दोनों में शारीरिक क्षति जो पहुंचाई जा रही है उसमें शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप जो मृत्यु की संभाव्यता है वो लगभग निश्चितता के स्तर पर है। और चौथा वहां जो तीसरा खंड है वो चौथे खंड के समानुरूप है और वहां जो भी जो ज्ञान का स्तर है वो
मृत्यु की निश्चितता के स्तर का है। इसका मतलब आपराधिक मानववध और हत्या में आशय का नहीं, आशय का नहीं, ज्ञान का फर्क है। ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या को गठित करता है, उसे करने वाले हत्यारे को, ठीक है, अपने कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाली मानव मृत्यु की संभाव्यता निश्चितता के स्तर तक की निश्चितता के साथ पता होती है, जबकि वो आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, सिर्फ आपराधिक मानववध है, उसमें हत्यारे को, अपने हत्यारा तो ना कहें, आपराधिक मानववध के कर्ता को मानव मृत्यु की संभाव्यता तो ज्ञात होती है, किंतु उस संभाव्यता के ज्ञान का स्तर निश्चितता के स्तर का नहीं होता। ठीक है ना, यही अंतर है आपराधिक मानववध और हत्या का। ठीक है ना, शेष चर्चा अपवादों पर कल करेंगे हम लोग, देखेंगे।